हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का भाग नंबर 2 करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में हम सबको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से हमने पहला मौलिक अधिकार जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक था वो कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज का 19 से लेकर 22 तक का यानी भाग 3 का जो हमारा 2 नंबर यानी सेकंड नंबर का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, उसे कवर करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आते हैं, जैसे 19 है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 19 के बारे में हो, 20, 21 और 22 के बारे में पोस्टमार्टम करेंगे। हर एक आर्टिकल का बारीकी से समझेंगे, उसके टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, यह मौलिक अधिकार किस प्रकार आप सबको प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं कि हमारा ये जो पोर्शन है जो कि मौलिक अधिकार है, ये इंडियन पॉलिटी का बैकबोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको मौलिक अधिकार 6 प्रकार के दिए गए हैं जो कि आपके लिए नेसेसरी हैं। हमारे संविधान में अगर मौलिक अधिकार ना हो तो किसी काम का संविधान नहीं रह जाता है। तो मौलिक अधिकार पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और मौलिक अधिकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यही प्रश्न जो यहां से बन सकते हैं, हम इस लेक्चर के लास्ट में चल करके आपसे वो प्रश्न भी करवाएंगे। आप जानते हैं कि ये जो लेक्चर है हमारा वो एमपीपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए जिसमें आरएएस का एग्जाम होता है या कोई अन्य एग्जाम होता हो, उत्तर प्रदेश का, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे आरओ एआरओ का एग्जाम है या पीसीएस का प्री का एग्जाम है, जिसमें हम जीएस फाउंडेशन आपको बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक करवा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जीएस स्पेशल के लिए सब चीजें आपको A to Z करवाई जाएंगी और वो भी एक्सट्रीम लेवल तक, यानी आपके 0 से लेकर एक्सट्रीम लेवल तक हम करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम लेक्चर शुरू करने से पहले आज का सुविचार लेंगे। हमारा आज का सुविचार है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी हैं। इसी सुविचार के साथ आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं और जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में। ये आर्टिकल्स हमारे जो रहेंगे 19 से 22 रहेंगे, ऐसा हम आपको बता चुके हैं। इस आर्टिकल्स को 19 से 22 तक के आर्टिकल्स को राइट टू फ्रीडम कहा जाता है। हम शुरुआती लेक्चर जब हमने लिया आपका इससे पहले वाला, उसमें ओवरव्यू आपको दे चुके हैं 14 से 18 तक के आर्टिकल्स, 19 से 22 तक के आर्टिकल, उसके बाद 23 से 24, 25 से 28, 29, 30 आर्टिकल और लास्ट में आपका 32वां आर्टिकल आता है जो कि हमारा छठा मौलिक अधिकार बनता है। आज के इस लेक्चर में हम 19 से 22 समझने वाले हैं जो कि हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। इसमें सबसे पहले हम 19 से शुरुआत करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। ये स्वतंत्रताएं भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। आप सभी के लिए यह स्वतंत्रताएं चाहिए ही चाहिए। देखिए, आपको हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसी 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19 भी कुछ स्वतंत्रताएं देता है। मौलिक अधिकार के साथ साथ यहां पर आपको फ्रीडम भी मिलता है, राइट टू फ्रीडम, इसीलिए इस भाग को कहा जाता है। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है। राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, बहुत ही जरूरी आर्टिकल है। इस आर्टिकल पर इंडिविजुअल सब आर्टिकल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हर एग्जाम में बहुत डिटेल से पूछा जाता है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार और उसमें भी 19 में भी 6 प्रकार की आपको यहां पर स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं। तो वो स्वतंत्रताएं क्या हैं उन सब के बारे में समझेंगे। हमारा पहला 19 और 19 का जो हमारा आर्टिकल है 19 का फर्स्ट है, तो हम यहां पर फर्स्ट ले लेते हैं। ये फर्स्ट आ गया है। अब फर्स्ट में ABCD करके हमारे सब आर्टिकल आते हैं। तो 19 फर्स्ट का ए, जिसे हम हिंदी में क बोल सकते हैं, यहां पर वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। हमें 19 के ए में ये देखने को मिलती है। बहुत ही जरूरी ये स्वतंत्रता है। आपको कुछ भी बोलने की आजादी है, लेकिन
आप ये ख्याल जरूर रखें कि इससे अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को कोई मानहानि होती है या गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपका ये मौलिक अधिकार जो स्वतंत्रता है वो छीनी जा सकती है। यदि आप यह राष्ट्र के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी अन्य उसमें इस्तेमाल करते हैं जिससे कि समाज की भलाई ना हो, समाज में आक्रोश फैले या फिर समाज में आतंक फैले, ऐसे शब्द आप नहीं बोल सकते। आपको वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर प्राप्त है लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हमें किस आर्टिकल में बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी है। आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट का ए या फिर हिंदी में कहें तो क। अब इसमें बी जानिएगा, बी क्या है? शांतिपूर्वक सभा की स्वतंत्रता। आप कहीं भी फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, आप बिना किसी हथियार के शांति से कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ये हमें दूसरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बी 19 फर्स्ट का बी हमारा ये है। अगला है हमारा सी यानी ग, क ख ग हमारा आता है जिसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप चाहें तो यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, इसकी आपको आजादी है। लेकिन फिर भी वही बात आपको बता दें कि यदि आप ऐसा कोई संघ बनाते हैं जिससे कि हमारे राष्ट्र की एकता संप्रभुता पर कोई आंच आती है तो इसे आपको स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। वैसे अगर कोई खतरा नहीं है देश को या कोई आप ऐसा इलीगल काम नहीं करते हैं तो फिर आपको संघ बनाने की आजादी है। ये हमारा 19 फर्स्ट का सी है। अगला है 19 फर्स्ट का डी जिसे हम हिंदी में घ बोल सकते हैं। भारत में कहीं भी आवाजाही की स्वतंत्रता, पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, तो ये हमें यहां पर स्वतंत्रता घ में देखने को मिलती है। अगली स्वतंत्रता है जिसे हम बोलते हैं ई या फिर ड़, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता। कहीं भी हमारे भारत के किसी भी राज्य में आप रह सकते हैं। अगर वहां पर रहने की वजह से आप अगर देखें तो अखंडता देश की या संप्रभुता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो सरकार है वो आपकी यहां पर इस स्वतंत्रता को आपकी को छीन सकती है। वो हम क्लॉज आगे आपको बता देंगे कि 19 का जो हमारा फर्स्ट है इसके बाकी जो हमें प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं वो कब छीनी जा सकती हैं, किस कारण से छीनी जा सकती हैं, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में नहीं छीनी जा सकती। अगला प्रकार है हमारा एफ, हिंदी में बोलेंगे च। यहां पर संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। जो संपत्ति होती है आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, ये संपत्ति का जो फ्रीडम है वो आपको दिया गया है एफ च में। लेकिन आपको बता दें हमारा संविधान जब लागू किया गया था तो संपत्ति की ये स्वतंत्रता दी गई थी, संपत्ति का अधिकार भी हमारे पास था और संपत्ति की स्वतंत्रता भी हमारे पास थी कि किसी भी राज्य में हम संपत्ति खरीद सकते हैं, इसके लिए फ्रीडम दिया गया था। लेकिन इसका मिसयूज होने लगा, सरकार को इसके लिए फिर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना पड़ा और मौलिक अधिकार में संशोधन करके इस संपत्ति के स्वतंत्रता को हटा दिया गया। फिलहाल हमने इस संपत्ति की स्वतंत्रता को ऐड करके आपको दिखाया है, लेकिन रेड कलर से दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि पहले ये था लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। फिलहाल के हमारे इस संविधान में इस एफ नाम का कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसको अब खाली रखा गया है। इसकी जगह पर अब अगला एक और देखिएगा, वो है हमारा एच यानी फिर 6। यहां पर हमें दिया गया व्यापार और व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता। कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं और कैसा भी बिजनेस कर सकते हैं, बशर्ते उससे हमारे बिजनेस अगर आप करते हैं उससे हमारे देश की स्वतंत्रता, अखंडता और संप्रभुता पर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। अब आप ये सोचने लग जाएं कि हम तो चरस गांजे का व्यापार करेंगे, नहीं, इससे हमारे देश की एकता को, अखंडता को और संप्रभुता को खतरा है, इसी वजह से आप वो काम नहीं कर सकते। वो काम जरूर कर सकते हैं जो कि हमारे संविधान में लीगल बताया गया है। यहां पर यदि आप इनकी काउंटिंग करें तो ए बी सी डी ई एफ जी, एफ जी, एफ के बाद जी आएगा, सॉरी माफ करिएगा, यहां पर जी आता है, ये जी है। तो ये जी वाला जो हमारा आर्टिकल है ये अभी है, लेकिन ये एफ वाला जो आर्टिकल है 19 फर्स्ट का एफ, इसे हटा दिया गया है। फिलहाल हमारे संविधान में ये नहीं है।
तो आपको जो नोट्स अपने बनाने हैं उस नोट्स में ये जरूर मेंशन करना है, और मेंशन करके आप चाहे तो रेड कलर से उसे मेंशन करिएगा और बाद में काट दीजिएगा। रीजन क्या है उसका ये समझिए। हमारे संविधान में फिलहाल ये एफ खाली है या खाली है, इसकी जगह पर अब अगला देखें तो जी जो है वो अभी हमारा बरकरार बना हुआ है, बीच में से गायब किया गया है। लेकिन कुछ किताबें हमारी जो लिखती हैं वो यहां से शुरू करती हैं ए से, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक लिखवाती हैं, जबकि रियल हमारे संविधान में एफ को हटा दिया गया है और जी अभी है। जी हमारा है, बीच में से एफ गायब है। तो काउंटिंग यदि करें तो हमारा 1 2 3 4 5 और 6 ही प्रकार की हमारे पास स्वतंत्रताएं हैं। एफ जिसे हम फालतू कह सकते हैं या फॉर चाचा नेहरू कह सकते हैं, वो गायब कर दिया गया है, वो नहीं है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय था। तो मुझे लगता है आप इस बात को समझ चुके हैं। तो अगर इसको याद करने में आपको तकलीफ होती है तो देखिएगा सारी चीजें यहां पर क्रम में हैं। एग्जाम में आपसे 19 का फर्स्ट ए बी सी डी करके पूछेगा, वही आपको बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो यहां पर सब कुछ क्रम में है। याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इंसान को बोलने का मौका दिया गया, चलिए जो मर्जी आए वो बोल लीजिए। आपने कहा कि सर जब बोलने का मौका दे दिया है तो फिर आप हमें फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्वक कहीं पर इकट्ठा होने का मौका भी दे दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, वो भी दे दिया हमने। तो फिर आपने कहा कि ठीक है सर इसी में से हम ग्रुप बना लें अपना। तो आपने कहा ठीक है चलो ग्रुप भी बना लेते हैं। फिर यही ग्रुप लेकर के आप कह रहे हैं कि हम तो कहीं भी घूमेंगे फिरेंगे। तो अब यहां से आपने क्या किया, उंगली पकड़ी और धीरे धीरे आप पोंछा पकड़ता जा रहे हैं। वही चीज हो रही है यहां पर। तो पहले बोलने की आजादी, फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी, सभा करने की आजादी और संघ बनाने की आजादी आपको दे दी गई। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भारत में कहीं भी घूमने की आजादी देती है, चलो ठीक है हमने वो भी दे दी। तो फिर भारत में कह रहे हैं कि आप हमें कहीं भी बसने की आजादी दे दीजिए, मतलब आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और फिर आप कह रहे हैं कि भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दे दीजिए, हमने कहा ठीक है वो भी ठीक है। तो फिर आप कह रहे हैं कि ठीक है फिर हमें वहीं पर कहीं पर भी जहां हमारी मर्जी आए वहां पर व्यापार करने की आजादी दे दीजिए, क्योंकि जहां रहेंगे वहां व्यापार तो करेंगे ना कोई निर्वाह तो करेंगे, जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ व्यापार तो करना पड़ेगा। तो आपने कहा वो भी दे दीजिए। सब कुछ क्रम में है, उसी में आपको याद रखना है, ए बी सी डी ई एफ एच तक, वो जी तक, एफ इसमें नहीं आता है। अब फिलहाल हम इसका फिलहाल का फाउंडेशन देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रखेंगे इसमें एफ नहीं आता है, एफ फॉर फालतू है, हटा दिया गया। अगर फिलहाल का सिनेरियो देखें तो फिलहाल हमारे केवल यही आर्टिकल्स हैं, 19 फर्स्ट का ए बी सी डी ई और एफ, यहां पर भी एफ उसके बाद जी, यहां पर आपको जी नोट करना है, जी है, ये आप याद रखेंगे। ओके, कोई समस्या यहां तक नहीं रहेगी। तो 19 में हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, 6 प्रकार की। लेकिन जब संविधान लागू किया गया था तब कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलती थी, तब 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। हमारे आर्टिकल्स जो हमारी मौलिक अधिकार हैं वो कितने प्रकार के थे, वो भी 7 प्रकार के थे जब संविधान लागू हुआ। लेकिन फिलहाल 6 ही मौलिक अधिकार हैं और 6 ही 19 में हमें स्वतंत्रताएं अलग से मिलती। मुझे लगता है आप ये बात समझ चुके हैं। अगर आपको बताएं कि हमारा 19 का फर्स्ट जो है उसमें क्या क्या दिया गया है वो भी चीज समझिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि जो हमारा ये संपत्ति का जो अधिकार है, ये जो संपत्ति का अधिकार है फिलहाल इसे हटा दिया गया है। और वो हटा कब है, तो 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया है, 1978 में। और इसे अब 300A में जोड़ दिया गया है। 300A जो है उसमें एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार बहुत स्ट्रांग होता है। आप अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार कोर्ट ने आपको दिया है, संविधान ने आपको दिया है, तो फिर कोई इफ एंड बट नहीं, आपको एट एनी कॉस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कोई सरकार हो, कोई तुर्रम का हो, आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन कानूनी अधिकार बन जाने की वजह से सरकार कानूनी तरीके से वो चीज आपसे छीन सकती है। तो यहां पर केवल कानूनी दावपेच बचता है, बाकी आपका मौलिक अधिकार अब ये नहीं रहा है। ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि 19 के फर्स्ट ए में क्या क्या आता है। जैसे कि हमने बताया आपको कि वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें क्या क्या आता है। यहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं कि 19 के फर्स्ट ए में क्या क्या आता है। सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस बोलती है, कभी भी किसी भी राजनेता से कुछ भी बोलती है, कुछ भी सवाल करती है, कहीं भी आ सकती है, वो सब आपको स्वतंत्रताएं जो इसकी मिलती हैं वो सब 19 फर्स्ट के ए में मिलती हैं। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहां से
कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता कहां देखने को मिलती है, 19 फर्स्ट ए में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखते हैं, इंटरनेट का अधिकार। जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के अधिकार को माना है राइट ऑफ इंटरनेट, इसको माना है आपके 19 के ए में। वैसे आपको बता दें, जो केरल हाई कोर्ट है उसने इसमें नहीं माना है, उसने 21 में मान लिया है, जबकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट का अधिकार माना है 19 फर्स्ट ए में। ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट मानता है केवल यहां पर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट मानता है कि हर व्यक्ति को इंटरनेट मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर कई बार तो ऐसा होता है कि जब 144 लगती है किसी विशेष क्षेत्र में, अगर ऐसा होता है तो वो आपकी उस जगह पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। अरे भाई, हमने बताया ये मौलिक अधिकार और ये स्वतंत्रताएं जो आपको मिलती हैं, इन स्वतंत्रताओं में ये कंडीशन है कि अगर आपकी स्वतंत्रता से अगर देश की आंतरिक शांति या फिर अखंडता या संप्रभुता, इस पर कोई खतरा आता है तो छीन लिया जाएगा, और वैसा ही होता है। तो ये अधिकार आपका छीना जा सकता है कब, जब अगर कोई दिक्कत अगर कोई देश में आती है तो। आगे अगला है हमारा प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अभिव्यक्ति में ही आता है। आप एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं, लेकिन हड़ताल करने का आपको अधिकार नहीं है। तो राइट टू प्रोटेस्ट बट नॉट स्ट्राइक, स्ट्राइक करने का आपको अधिकार नहीं है, ठीक है। अगला है यहां पर अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है। जो न्यूज़पेपर होते हैं, आपको याद होगा इतिहास में एक वर्नाकुलर एक्ट भी आया था जो कि 1878 में आया था, और वो वर्नाकुलर एक ऐसा एक्ट था जो कि प्रेस की स्वतंत्रता को दबाता था। लेकिन यहां पर भी विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि आपकी प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसे नहीं छीना जाएगा। वो हमारी किस में आ जाती है, प्रेस की स्वतंत्रता या फिर अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग सकता है, वो 19 फर्स्ट ए के क्लॉज में आती है। अपने या किसी के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है। आप चाहें तो अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं या फिर किसी अन्य के व्यक्ति को प्रसारित कर सकते हैं, कोई इश्यू इसमें नहीं है। ये स्वतंत्रता आपको 19 फर्स्ट ए में मिलती है। आप अपने बिजनेस का प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसे करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ये स्वतंत्रता आपको मिलती है। फोन टेप के विरुद्ध अधिकार, आपका जो फोन है, मोबाइल फोन पर आप जो बात करते हैं, ये टेपिंग नहीं होगी, इसके विरुद्ध अधिकार आपको मिलता है। लेकिन आप कहें कि भैया ये तो कभी कभी हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है या कोई अन्य डिपार्टमेंट है, तो वो कोर्ट के आदेश पर आपका जरूर ये काम कर सकता है। अगर आपके फोन से हमारे देश को कोई ऐसी हानि होती है तो फोन टेप किया जा सकता है, अदरवाइज आपको यहां पर स्वतंत्रता दी गई है। चुप रहने का अधिकार भी है। चुप रहने का अधिकार मतलब कि चुप रहने का अधिकार क्यों लाया गया, तो इसको जरा एक बार समझिएगा। दरअसल एक केस होता है जो कि केरल का केस है, केरल का केस है, और ये केस आता है कि एक स्कूल होता है, उस स्कूल में कुछ विद्यार्थी जो छात्राएं होती हैं, दो बहनें होती हैं, और उनमें से जो बड़ी बहन है उसका नाम है इमैनुअल। इमैनुअल ये जो लड़की है बड़ी वाली, और दोनों लड़कियां जो बच्ची हैं ये ईसाई धर्म से हैं और इसमें कैथोलिक हैं। अब होता क्या है, राष्ट्रगान होता है, और राष्ट्रगान होने पर सभी राष्ट्रगान को गाते हैं, लेकिन इमैनुअल इसको नहीं गाती है, चुपचाप खड़ी रहती है। अब ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि प्रशासन तक ये बात पहुंच गई कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी राष्ट्रगान का उल्लंघन करे। अगर राष्ट्रगान बोला जा रहा है तो आपको भी बोलना पड़ेगा। लेकिन इन बच्चियों से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि हमारे धर्म में किसी अन्य चीज को करना लाजमी नहीं बताया गया, इस वजह से हमने वो काम नहीं किया, हमें लगा कि वो किसी भगवान की पूजा है या कुछ ऐसा है। तो इमैनुअल ने अपनी बात रखी, लेकिन बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तरीका गलत है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करता है तो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन यह कर्तव्य भी है उसका। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिंपल खड़ा है और राष्ट्रगान चल रहा है बट गा नहीं रहा है, तो चुप रहने का अधिकार भी इसी में दिया गया है 19 फर्स्ट ए में। तो इमैनुअल केस जो कि केरल की है, इमैनुअल जो कि क्रिश्चियन एक धर्म से आती है, उसने नहीं गाया। बाद में यह मामला यहां पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला 19 फर्स्ट ए का है, चुप रहने का भी अधिकार है। आप चाहें तो सम्मान व्यक्त जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप गाएं या ना गाएं ये आपकी मर्जी है। यहां पर आपको वाद नहीं किया जा सकता है। ये केस फिलहाल हमारा है, ठीक है भाई।
इन पर प्रतिबंध लगाने के तरीके देखिएगा। प्रतिबंध लगाने के क्या क्या तरीके हैं? प्रतिबंध लगाने के तरीके हमारे क्या हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपको बोलने की आजादी दे रखी है, संपत्ति खरीदने की आजादी दे रखी है, लेकिन आपके बोलने से, आपके संघ बनाने से, आपकी संपत्ति को खरीदने से, कहीं व्यापार करने से भारत की एकता पर कोई आंच आती है, या फिर भारत की संप्रभुता जिसको हम सॉवरेनिटी बोलते हैं, अगर इस पर कोई दिक्कत आती है, या फिर राज्य की सुरक्षा पर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपकी इस स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अगर आपने किसी विदेशी देश से मित्रवत संबंध बनाए, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्री अगर आपने किया, तो फिर भी आपकी ये स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, यानी न्यायालय की अवमानना की, फिर आप कहें कि मुझे तो बोलने का अधिकार है, मुझे तो व्यापार करने का अधिकार है, मुझे तो कहीं भी आने जाने का अधिकार है, अगर न्यायालय की अवमानना आप करते हैं तो ये अधिकार आपका छीना। ठीक है, 19 आपको समझ में आया है। सूचना का अधिकार और देख लेते हैं। ये सूचना का जो अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है। पहली बात, मौलिक अधिकार नहीं है। विधिक अधिकार का मतलब ये 2005 में आता है, एक विधि के द्वारा स्थापित किया जाता है। इस सूचना के अधिकार में आप किसी भी सार्वजनिक जो कार्यालय है, जो सरकारी ऑफिस है, दफ्तर है, उससे आप कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, वो जानकारी देने के लिए बाध्य है। ये होता है सूचना का अधिकार। किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आता है, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, पहली बात। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है नहीं, माना है। किस में माना है? 19 के फर्स्ट ए में ही इसे मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, किसको माना है? हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन को। ठीक है, 19वां आर्टिकल आपको समझ में आ गया है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको कमेंट में जवाब दे देंगे। अब अगला है हमारा आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 क्या है? तो देखिएगा आर्टिकल नंबर 20 है हमारा, जिसमें हमें बताया गया है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो यहां पर हमें दिया गया है अपराधों के संबंध में संरक्षण। तो इसमें देखिए संरक्षण क्या है। तो संरक्षण है कि किसी भी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो अपराध उस समय कानूनन अपराध नहीं था जब वह कार्य किया गया। अगर मान लीजिए आज आप कोई क्राइम करते हैं और इस क्राइम के लिए आने वाले 5 दिन के बाद कोई एक्ट बनता है, तो फिर ये लागू नहीं होगा। जो भी क्राइम आपने आज किया, आज जो कानून है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी, अगले नेक्स्ट कानून के तहत नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अपराध उसके हाथों हुआ है तो उस व्यक्ति को केवल एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमें आर्टिकल नंबर 20 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मिलता है। लेकिन क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप किसी लॉयर के पास जाते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी किताबें और उनके ऑफिस में रखी रहती हैं कि दरअसल ये सारे केसेस पढ़ते हैं, तरह तरह के केसेस होते हैं, और ये पूरे संविधान में, हमारा संविधान इतना बड़ा है, इतना लचीला है, इतना कठोर है कि इसमें इफ एंड बट निकल आता है। अब देखिएगा एक केस आपको बताते हैं जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 20 से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। देखिएगा इसमें क्या मैटर है। आपको एक कहानी याद होगी और वो कहानी है राजीव गांधी की। आपको पता ही होगा, लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी को एक मानव बम के द्वारा उड़ा दिया गया था। जब इनको उड़ाया गया तो आपको ये तो पता ही है कि ये समय जो था वो 1991 के समय की बात है, जब इनको 1991 में जब ये तमिलनाडु में प्रचार के लिए जाते हैं, उसी समय पर एक बच्ची आती है और इनके गले में एक माला पहनाती है, खुद भी उड़ जाती है और इनको भी उड़ा ले जाती है, मतलब ब्लास्ट हो जाता है सब कुछ। इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ महिलाएं। इन महिलाओं को जब गिरफ्तार किया गया तो महिलाओं का केस चला तमिलनाडु में, क्योंकि लिट्टे पर केस चला है और इन महिलाओं पर, चूंकि महिलाओं को इसमें अपराधी माना गया और इन पर केस चला गया तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इन्हें सजा दी और सजा दी है उम्र कैद की, उन्होंने सजा दी फांसी की। अब फांसी की सजा मिलने के बाद अब ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा ही होता है।
तो इन्होंने तमिलनाडु से केस हारने के बाद अब अगला केस किया है और अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ये कई साल के बाद डिसीजन आता है कि आपको तो फांसी ही होगी। ठीक है, समय यहां से कई साल का गुजर चुका है। ठीक है, यहां पर फांसी की जो है इनको कही गई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी कहा। लेकिन आप जानते हैं कि एक प्रोसीजर और होता है कि वो आर्टिकल नंबर 72 के तहत हमारा राष्ट्रपति क्षमा याचिका जो होती है उन पर सुनवाई करता है। तो इनके इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध एक क्षमा याचिका दायर की गई। क्षमा याचिका में था कि हमारी ये जो सजा है इसे माफ कर दीजिए या कम कर दीजिए, ऐसा था। तो फांसी की सजा की सुनवाई जब इनके समय पर पहुंची, बहुत समय गुजर चुका है, तकरीबन कई साल गुजरने के बाद फिर अचानक से यहां पर होता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अचानक से इन दया याचिकाओं को देखते हैं और फाइनली इनको डिसीजन देते हैं कि आपको तो फांसी ही होगी। अब यहां पर पेच फंसा। पेच क्या कि इन्होंने तमिलनाडु से भी फांसी पाई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी पाई और इन्होंने लगभग 6 साल बाद डिसीजन देते हैं सुप्रीम कोर्ट के हमारे राष्ट्रपति और इन्होंने भी कहा कि फांसी ही होगी। इस बीच कई साल गुजर चुके हैं। अब इसी पर पेच डाल दिया कि आपका आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, लेकिन मिलॉर्ड यहां पर तो 2 बार सजा हो रही है, क्योंकि एक बार वो सजा काट चुके हैं, जब से वो हैं उसमें मानसिक प्रताड़ना उनको हो रही है कि कल मुझे फांसी होगी, परसों मुझे फांसी होगी, यह चल रहा है। और दूसरा वो जेल में भी पड़े हैं, इतने लंबे समय से मानसिक उत्पीड़न और इतने लंबे समय से वो फांसी के इंतजार में उम्र कैद रूप ही काट चुके हैं। मतलब फांसी तो चलो ठीक है, तो फांसी आपका दूसरा सजा हो जाएगी। मिलॉर्ड ये तो गलत है भाई, यहीं पर पेच फंसा। और इन्होंने जो उनकी फांसी की सजा थी, जब ये केस फंसा है तो उसमें दोबारा से इन्हें उम्र कैद कर दी गई। मतलब इन्हें फांसी नहीं हुई। फांसी क्यों नहीं हुई? क्योंकि आर्टिकल नंबर 20 उन्हें बचा ले गया। उसमें है कि एक ही व्यक्ति को एक ही बार सजा होगी, ऐसा हमारा है आर्टिकल नंबर। आप इस पूरे टॉपिक को जो हमने आपको बताया है, अगर आप इसे डेट वाइज एक एक पॉइंट वाइज जानना चाहते हैं तो हम इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उस पर आपको ये सारी स्टोरीज बताएंगे। जैसे ये वाला है, जैसे नेशनल इमरजेंसी है, जैसे जो भी भारत में मुद्दे रहे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उन सब के लिए हम आपकी प्लेलिस्ट बनाएंगे, आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। यहां पर जितना जरूरी था हमने आपको बता दिया। देखिए, अगला है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान के चलिए अगर आपको कोई गिरफ्तार करके ले जाता है और पुलिस वाला कोई गिरफ्तार करता है, आपको डबल स्टार कम से कम होना चाहिए। अगर गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद आप पर पड़ते हैं डंडे और आपको पीटा जाता है और कहा जाता है कि लिख इस पर जो हम कह रहे हैं। वो जो भी कहे उस समय ऑन द स्पॉट आप जो वो कहे लिख दो। ये कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। कोर्ट में जज साहब आपसे पूछेंगे कि ये जो आपने लिखा है ये आप ही ना लिखा है, तो आप बोल देना कि हाँ जी मुझे तो इसने पीटा था, इस दरोगा की वजह से मुझे इसने मारा था, इसी ने मुझसे कहा था कि ऐसा सा लिख, तो मैंने तो इसके दबाव में लिखा है। अगर यह प्रूफ हो गया, मान के चलिए कि वह दरोगा सस्पेंड होगा। आपका ये मौलिक अधिकार है कि आपको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप चीख चीख के कहते रहिए मैंने ही किया है, मैंने ही किया है, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे आपकी गवाही एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आप कितना भी कहिए। तो आर्टिकल नंबर 20 हमारा बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा आर्टिकल हमारा ये है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप हमारे आर्टिकल नंबर 20 को भी समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आपकी सहमति नहीं है तो नारकोटिक टेस्ट हो गया, या फिर ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, या ब्रेन मैपिंग होती है, इन सब का भी इजाजत हमें नहीं मिलती है। आर्टिकल नंबर 20 अधिकार आपको देता है। ठीक है, आपको मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया है। अब अगला आर्टिकल देखेंगे, जस्ट अ मिनट। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला हमारा इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिएगा, अगला हमारा है आर्टिकल नंबर 21। हमारे इस पूरे संविधान में सबसे बेस्ट आर्टिकल ये दिया गया है। तो देखिएगा, आर्टिकल नंबर 21 हमारा क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल है, ये आपको अपने शरीर की, आपको अपने प्राणों की, यानी यहां पर लाइफ का प्रोटेक्शन देने का अधिकार देता है। आपको अपने शरीर का, अपनी लाइफ का अधिकार है उसे बचाने का।
अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी आप पर ऐसा हमला करता है जिससे कि आपकी जान जा सकती है, तो सेल्फ डिफेंस में आप उसे मार भी सकते हैं। ऐसा अधिकार देता है हमारा आर्टिकल नंबर 21। हमारे इस आर्टिकल नंबर 21 में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं। देखिएगा, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, आपको जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी आपसे जीवन नहीं छीन सकता है। अगर सामने से कोई भी जीवन आपका छीनता है, आप पर ऐसा प्रहार कर रहा है कि आपकी जान जा सकती है, सेल्फ डिफेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपका सेल्फ डिफेंस होगा और कोई भी सजा नहीं होगी। जैसे रुस्तम पावरी का केस आप जानते होंगे। रुस्तम पावरी एयरफोर्स, यहां से एक केस बनता है। उसने तो व्यक्ति को मारा तो था, लेकिन पूरा केस सेल्फ डिफेंस का दिखा दिया कि मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे गोली मारी है। अगर मैं गोली न मारता तो वो मुझे गोली मार देता। जब तक आप इसे प्रूफ ना कर पाए, सेल्फ डिफेंस का यहां पर केस ही नहीं बनता है। सेल्फ डिफेंस तभी माना जाएगा कि जब आप पर ऐसा हमला होने वाला हो जिसकी कोई गुंजाइश ही ना हो, होने वाला हो और कंफर्म आप मरेंगे, तभी आप इसको कर सकते हैं। जीवन का अधिकार मिलता है। और देखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू पर्सनल लिबर्टी का अधिकार मिलता है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार मिलता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, राइट टू हेल्थ, आपकी जो स्वस्थ आप जो रहते हैं, हेल्थ के लिए भी आपको स्वास्थ्य सेवा का अधिकार मिलता है। जैसे हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो एक आधिकारिक तौर पर आपको मिलती हैं। राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। राइट टू प्राइवेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो दरअसल निजता का अधिकार जो आया है वो एक केस के माध्यम से आया है और इसका केस का जो समय था वो था 24 अगस्त 2017। 24 अगस्त को आया है ये केस और जेएस खेहर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और 9 सदस्यीय संविधान पीठ बनाई गई थी, जिसमें कि गोपनीयता, जो प्राइवेसी, आपकी लाइफ है, आपका मोबाइल है या आपकी प्राइवेट लाइफ है, ये आपको गोपनीय रखने का अधिकार है। यहां पर राइट टू प्राइवेसी जो मिलती है ये 2000 के केस में, 2017 के केस में है और जो कि पुट्टासामी केस कहा जाता है, 2017 में ये केस आता है, उसके बारे में है ये। अगला है हमारा जीवन के आवश्यक तत्वों का अधिकार, राइट टू नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे भोजन, पानी का अधिकार आपको है, पानी और स्वच्छता, पानी का अधिकार आपको है। तो स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ वायु हो, स्वच्छ पानी हो, ऐसा पानी का अधिकार है। तो आवश्यक तत्वों का अधिकार हमें किस में मिलता है? 21 में ही मिलता है। सोने का अधिकार है, राइट टू स्लीप। ये सोने का अधिकार कब से शुरू हुआ है? आप जानते होंगे कि बाबा रामदेव का मामला हुआ था। बाबा रामदेव आपके रामलीला मैदान दिल्ली में एक अनशन कर रहे थे या एक जो उनका एक प्रदर्शन था, उसी में रात में जब वो सो रहे थे तो वहीं पर कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पर और ये बीजेपी के समर्थक रहे हैं बाबा रामदेव। इन्हीं पर वहां पर इन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुहिम चलाई गई। आनंद फानन में वहां पर बाबा रामदेव को अपने कपड़े बदलने पड़े और कहते हैं कि साड़ी में वो वहां से भागे थे, साड़ी पहन करके भागे हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार यह केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इंसान को सोने का भी अधिकार है, उसे इस प्रकार डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अब आप इसका गलत इस्तेमाल मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में कोई आपको रात को 2 बजे 3 बजे अर्जेंट कोई जगा देता है तो आप कहेंगे कि मेरा तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार दिया गया है लेकिन इसके क्लॉज हैं। अगला पॉइंट है इंटरनेट का अधिकार। देखिएगा, इंटरनेट का अधिकार यहां पर भी है। इंटरनेट का अधिकार 19 के फर्स्ट ए में भी है, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है। यहां पर केरल के हाई कोर्ट ने इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना है आर्टिकल नंबर 21 के तहत, राइट टू इंटरनेट, केरला हाई कोर्ट, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो यहां पर केरला हाई कोर्ट ने इसको कहा और उसके बाद केरल ने बहुत ही अच्छा एक प्रयास किया कि हर व्यक्ति को फ्री वहां पर इंटरनेट प्रोवाइड करवाया है। जगह जगह पर वाईफाई लगाए हैं जिससे कि लोगों को फ्री इंटरनेट मिल सके। और अपनी वहां पर एक जो फायर केबल होती है वो अपनी केबल पर्सनल उस सरकार ने, उस राज्य सरकार ने, एकमात्र राज्य सरकार और पहली सरकार है जिसने ऐसा काम किया है, सभी व्यक्तियों को फ्री इंटरनेट की सुविधा दी। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को चौराहे पर खड़े करके वहां पर फांसी दी जाए तो इसके विरुद्ध अधिकार मिलता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ये उसका मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अगर हैंगिंग करनी है उसकी, तो राइट टू अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग उसे है। किसी चौराहे पर आप उसे लटकाकर फांसी नहीं दे सकते, ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसे अधिकार मिलता है। हालांकि इसके अलावा और भी अधिकार है, जैसे कि जेल में अकेले रहने के लिए जो है उसके विरुद्ध भी अधिकार है कि आप, अगर कोई एक जेल है
तो कोई है ही नहीं, केवल एक ही व्यक्ति को रखा जा रहा है, वो भी विरुद्ध अधिकार देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जगह जगह सेल्स हो और भी कैदी जहां रहते हो वहीं पर रखेगा वो। ठीक है। देर से फांसी होने के विरोध अधिकार, देखिए बहुत बड़ा क्लॉज है इसमें कि देर से फांसी का मतलब है कि इंसान अगर कल की किसी को फांसी है और उसे फांसी कल न दी जाए और 4 दिन बाद दी जाए, तो ये जो 4 दिन का समय है बीच का, वो तो वैसे ही मरता रहेगा उसमें, तो मुझे अब फांसी होने वाली है, अब फांसी होने वाली है। तो फांसी का जो समय निर्धारित है उस समय पर उसे फांसी हो जानी चाहिए, मतलब देर से फांसी होने के विरुद्ध अधिकार मिलता है आर्टिकल नंबर 21 में। जलवायु परिवर्तन, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, हमारा ये 2023 का 2024 का ये नया टॉपिक जुड़ा है इसमें, और वो है जलवायु परिवर्तन के कारण नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध अधिकार मिले हैं। वो देखिए क्या है। दरअसल अभी 2024 में डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यहां पर ये एक पीठ बैठाई गई है, और इस पीठ में बाकी मनोज मिश्रा और भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अध्यक्ष होते हैं। यहां पर आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक पक्षी है बस्टर्ड, इसकी वजह से ये यहां पर किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं तो इसके विरुद्ध भी अधिकार मिलेगा। वो क्या है देखिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स क्या होते थे, जगह जगह जब ये तार जो खुले रहते हैं जिन पर बिजली चलती है तार वाले, वहीं पर बैठ जाया करते थे। कई ऐसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मारे गए हैं करंट की वजह से, इसलिए इसका संज्ञान लेते हुए इन्होंने 21 में इसे मौलिक अधिकार माना है कि आप जो बिजली चला रहे हैं उसके जो तार हैं उन्हें खुला मत छोड़िए, या तो प्लास्टिक या केबल लगाइए या फिर अंडरग्राउंड करिए, ऐसा कहा है डीवाई चंद्रचूड़ ने, और इसे जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभाव में शामिल किया गया है। ऐसे नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध भी अधिकार आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, 2024 का है ये जलवायु परिवर्तन। अगला पॉइंट है बैठने का अधिकार। ये बैठने का अधिकार भी 2024 की शुरुआत में दिया गया था। देखिएगा ये राइट टू सिट क्या है, जैसे आप कई बार साड़ी की दुकान पर जाते हैं या फिर किसी अन्य दुकान पर जाते हैं जहां पर कस्टमर्स जो आपके जब कस्टमर जाते हैं तो वहां पर जो एम्प्लॉइज होते हैं जो दुकान पर आपको चीजें दिखाएंगे, जैसे कि गोल्ड वाली की दुकान है या किसी और की, तो वहां पर दिन भर वो लोग खड़े रहते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहां पर जो मामला बना है वो महिलाओं की वजह से बना है, और महिलाओं के इस उत्पीड़न को उन्हें संज्ञान में लेते हुए इन्होंने 21 के इसमें आपको जोड़ा है बैठने का अधिकार। मतलब हर व्यक्ति को काम के दौरान बैठने का अधिकार है, खड़े होकर के नहीं करेगा, ऐसा मौलिक अधिकार हमें। अगर कहें कि मामले क्या क्या हुए हैं तो इंपॉर्टेंट केसेस रहे, जैसे कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में ये रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब केवल भौतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है, ऐसा कहा है। ठीक है, वो किसमें कहा है, 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ में कहा है। अच्छा, दूसरा एक और चीज, मेनका गांधी का जो केस आता है इसमें दरअसल जो विदेश भ्रमण की जो यात्रा है, विदेश में आप जा सकते हैं, तो विदेशी भ्रमण की यात्रा विदेश भ्रमण की यात्रा का अधिकार भी इसमें प्राप्त होता है। तो ये केस जब आया था तो इसमें विदेशी मामला था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य अब तक की ऐसी सबसे बड़ी बेंच जो यहां पर बैठी है, टोटल 13 जजेस की बेंच है और आज तक का रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी बेंचेस आज तक नहीं बैठी है। केशवानंद भारती के बारे में हम आपको पहले ही इंडियन पॉलिटी की शुरुआती क्लासेस में बता चुके हैं, और इसमें जब ये केस आता है उस केस के बाद हमारे इस संविधान में इतना चेंज किया गया है कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की स्थापना की गई, और इसमें कहा कि बुनियादी जो ढांचा है कुछ भी हो जाए वो नहीं बदलना चाहिए, जिसमें अनुच्छेद 21 का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा हमारा केशवानंद भारती का केरल राज्य 1970। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017, ये अभी हमने बताया। जो जस्टिस हैं के.एस. पुट्टास्वामी और जे.एस. खेयर हमने बताया, वहां पर जो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो यहीं पर हमने बताया कि प्राइवेसी का अधिकार मिलता है जो कि 2017 में आता है। अब आर्टिकल नंबर 21A, यहां पर आप देख रहे हैं कि ए हमारा जो है ये कैपिटल है, इसका मतलब यह आर्टिकल हमारा बाद में जोड़ा गया है। तो हमारे इस संविधान के बाद में चल करके आर्टिकल नंबर 21 जोड़ा जाता है, 21A जोड़ा जाता है, और इसमें जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। हमारे देश का ये दुर्भाग्य कहिए कि हमारा देश इस शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाने वाला 135वां देश है। हमसे पहले 134 देश
इस अधिकार को एक मौलिक अधिकार मानते हैं, शिक्षा के अधिकार को। कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतना लेट से समझ पाए। जब हमारा संविधान लागू हो रहा था उसी समय पर शिक्षा का अधिकार भी लागू कर देना चाहिए था, वो एक मौलिक अधिकार में ही रखना चाहिए, लेकिन वो रखा फंडामेंटल ड्यूटीज में। और फंडामेंटल ड्यूटीज के विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसीलिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया आर्टिकल नंबर 45 के तहत। लेकिन आप जानते हैं कि डीपीएसपी के विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए राज्य का ये कर्तव्य बनता है, वो करे तो ठीक, नहीं करे तो आप न्यायालय नहीं जाएंगे। तो इसीलिए बहुत से राज्य नहीं करते थे, हमारी शिक्षा का स्तर गिरता गया। बाद में 21A जोड़ा और इसमें कहा गया कि हर उस प्रत्येक बच्चे को, जो भारत का बच्चा है, 6 से 14 साल उसकी यदि उम्र है, तो सभी बच्चों को निःशुल्क यानी ग्रेटिस, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये पॉइंट याद रखना, एज याद रखेंगे। 6 से 14, 6 से 14 साल तक के बच्चे जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिलेगी और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। अगर आपकी भी जानकारी में कुछ ऐसे बच्चे घूमते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन कराइए। एडमिशन लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता, तो उसका मौलिक अधिकार है। आप अगर आपकी नजर में कोई ऐसा है तो उसे ये मौका जरूर दिलवाएं। भारत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने वाला देश का 135वां देश बना है, विश्व का 135वां देश। अब देखिएगा, मौलिक अधिकारों में हमने इसे शामिल तो कर लिया और शामिल जो किया है, बट इसके अलावा आपको ये जानना है कि दरअसल शामिल करने के अलावा एक एक्ट और बनाया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। वैसे आपको बता दें कि जो ये संविधान में हमारे में ये जो जोड़ा जाता है, ये कब जोड़ा जाता है वो पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। 21A ये जो जोड़ा जाएगा, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा जाता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना करके उसमें रखा जाता है। कब? 2002 में। अब देखिएगा, यहां पर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है और इस अधिनियम में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं तो वो जरा एक बार देख लीजिए। वो हमारी व्यवस्था है कि इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाता है। पहली बात, इसे आरटीई एक्ट 2009 कहते हैं। आपका शिक्षा का कोई भी एग्जाम, जैसे सीटेट है, सुपर टेट है, यूपी टेट है या फिर DSSB का कोई एग्जाम है, उन सब में यहां से प्रश्न बहुत आता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम से, आरटीई एक्ट 2009 से। तो देखिएगा इसमें टोटल हमारा क्या क्या है। तो पॉइंट नंबर 2, इसमें टोटल हमारे 7 अध्याय हैं। पहली बात, 7 अध्याय हैं, पहली बात है। और इन अध्यायों में क्या क्या दिया गया है तो देखिएगा, आपको बता दें इन 7 अध्याय में क्या क्या दिया गया है। तो पहला अध्याय देता है जो कि प्रारंभिक बात करता है, जिसमें बताता है कि हमारी जो शुरुआती जो शिक्षा है, इसमें प्राइमरी जो है वो 1 से 5 तक है। उसके बाद जूनियर जो है वो आपकी 6 से 8 तक है। बट इस टोटल को हम प्राइमरी ही बोलते हैं, जिसमें आपका प्राइमरी में आपका क्या है, 1 से 5 और 6 से 8 जूनियर कहेंगे। दूसरे में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है और वो भी उम्र क्या है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र है। और इसमें कहा गया है, तीसरा अध्याय जो है वो कहता है कि उपयुक्त सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों, जैसे कि जो आपकी ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स, इन सबका दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। विद्यालयों की जिम्मेदारी और शिक्षकों की भूमिका आपके 4 में बताई जाती है। 5वां जो बताता है वो करिकुलम और कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन बताता है, उसका मूल्यांकन बताता है। और जो छठा है वो कहता है प्रोडक्शन ऑफ राइट एंड मॉनिटरिंग, और उसके बाद 7वां मिसलेनियस को बताता है। ये तो रहा, हमने आपको बता दिया ये पॉइंट्स के बारे में, बट इसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट्स और जानने हैं, वो देखिए क्या क्या। हाँ जी, ये पॉइंट आप जरूर देखिएगा। अगर देखिएगा, सबसे पहली बात को आरटीई एक्ट जो है वो 1 अप्रैल को लागू होता है, 1 अप्रैल को लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 में लागू होता है। ये बहुत बार प्रश्न बना है, प्रश्न को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये बहुत बार आया है। 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। और देखिएगा, शिक्षक जो है उसमें बताया गया है इस हमारे एक्ट में कि अगर जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक है यानी जो प्राइमरी है हमारा 1 से 5 तक का, प्राथमिक 1 से 5 तक का विद्यालय है, उसमें रेशियो देखिए क्या रहेगा, 1 अध्यापक पर 30 छात्र रहेंगे, यानी 6 छात्र और छात्राएं बच्चे रहेंगे। अगर कोई ये यहां पर अगर कहें तो उच्च शिक्षा में जो आपकी प्री प्राइमरी है, जो दूसरी है जूनियर वाली 6 से 8 में जो रहेंगे वो 1 पर 35
तो एक टीचर पर 35 रहेंगे, ये पहला रेशियो है। एक टीचर पर 30 बच्चे और 6 से 8 में एक टीचर पर 35 बच्चे। ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि बच्चों की संख्या यदि 200 से ज्यादा है, किसी स्कूल में यदि 200 से ज्यादा है, तो इस रेशियो को बढ़ाया जा सकता है 1:40। तो 40 बच्चों पर एक टीचर किया जा सकता है इस केस में, अगर कभी ऐसा होता है तो। अदरवाइज ये वाला रहेगा। अच्छा, दूसरा कि आप इसमें याद रखेंगे 45 घंटे जो है वो पर आपका सप्ताह, 45 घंटे पर सप्ताह जो है शिक्षक के लिए पढ़ाना अनिवार्य है। 45 घंटा पर आपका वीक पढ़ाएगा वो, ये बात। अच्छा, टोटल अगर बात करें तो 800 घंटे आपको पढ़ाना होगा या फिर 200 दिन पढ़ाना होगा। इसके लिए एक साल में, ये इसमें कहा गया है एक साल। और अगर कोई उसका है जूनियर का बच्चा है 6 से 8 तक का है, तो फिर उसे 1000 घंटे पढ़ाना होगा या फिर 220 दिन पढ़ाना होगा एक साल में। ये इसमें क्लॉज दिए गए हैं एक साल में। जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ध्यान से देख लें। यहां पर हमने रेशियो भी बता दिया है। आरटीई एक्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्योंकि बहुत जरूरी भी है। और यहां पर बताया गया है कि प्राइमरी जो स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 1 किलोमीटर की रेंज में होनी चाहिए, अगर बच्चा 1 से 5 तक में जाता है। 1 से 5 तक के लिए है, पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, अगर जूनियर का बच्चा है 6 से 8 तक का, तो उसे स्कूल उसका 3 किलोमीटर की रेंज में मिल जाना चाहिए। यहां पर ये पॉइंट्स आपके जरूरी हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड देते हैं या फिर उसे मारते पीटते हैं, तो यहां पर धारा इसकी 17 बनाई गई है। धारा 17 कहती है कि आपको सस्पेंड किया जाएगा। शारीरिक दंड देना आपका एक कानूनी अपराध होगा। शारीरिक दंड आप नहीं दे सकते हैं, अब तो मना ही कर दिया गया है। तब से हमारा आरटीई एक्ट आया, आप किसी भी बच्चे को आप मार नहीं सकते हैं, हाथ नहीं छोड़ सकते हैं। धारा 17 है। अगर कोई भी सरकारी अध्यापक और अगर वो ट्यूशन पढ़ाता है तो धारा 28 दे रखी है। धारा 28 में प्राइवेट ट्यूशन के लिए मनाही की गई है। प्राइवेट ट्यूशन के लिए मनाही की, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग करते हैं और पता नहीं चलता तब तक करते हैं, बट वो गैर कानूनी है। आपका आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 21A है, उसमें हमारा आरटीई एक्ट है। ये जो एक्ट है अलग से है, ये एक्ट में ही ये व्यवस्था की गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उस केस में ये जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल नंबर हम 22 देखते हैं। 22 देखिएगा, आर्टिकल नंबर हमारा 22 क्या है? गिरफ्तारी और नजरबंदी के मामले में संरक्षण है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिएगा, जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के आधार और कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होगा, बताना होगा कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। कम से कम गिरफ्तार करने वाला डबल स्टार होगा। एक और चीज, दूसरा, महिला को शाम होने के बाद, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और साथ में अगर महिला को गिरफ्तार करना भी है, दिन में किया जा सकेगा और वो भी महिला के द्वारा ही होगा। कोई भी आपकी पुलिस जो होगी वो महिला ही होगी, आप पुरुष उसे नहीं गिरफ्तार कर सकते। दूसरा कि उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके साइन होंगे, गवाह के साइन होंगे और उसके साइन जरूर होते हैं जो उसे लेके जा रहा है। बट होता कहाँ है फॉर्मेलिटीज, लेकिन आपको मौलिक अधिकार मिलता है। आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कारण आपको बताना होगा। यहाँ पर पुलिस आपको कारण जरूर बताएगी। अगला पॉइंट अगर देखें तो देखिएगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को वकील नियुक्त करने और अपने बचाव के लिए परामर्श करने का अधिकार है। तो वकील करने का, उसे अपनी मनपसंद वकील करने का अधिकार है। यह हमारा आर्टिकल नंबर 22 कहता है। दोनों में याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है कि एक ही सजा के लिए, एक ही अपराध के लिए एक ही सजा होगी, ये कहता है आर्टिकल नंबर 20। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर, और दूसरा, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, आर्टिकल नंबर 20 कहता है। 22 क्या कह रहा है? 22 और 20 में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज होता है। 22 हमारा कह रहा है कि यहां पर गिरफ्तारी जो होगी उसके कारण बताने होंगे और जो बचाव के लिए आप अपनी पसंद का वकील भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा आता है आपका प्रश्न एग्जाम में, वो है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने वो करना होगा, पेश करना होगा। अगर ऐसा कभी होता है कि आपके परिवार में से किसी को गिरफ्तार किया गया हो और 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश न किया गया हो, तो गलत तरीका है ये। आपको अवेयर होते ही रिट जारी करवाने ली है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत
वो रिट जारी करे, और रिट जारी करके वो देता है जिसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। हम आर्टिकल नंबर 32 में समझेंगे उसे हालांकि, और उसमें 24 घंटे में पेश करना आवश्यक है। अगर कभी ऐसा पाया गया कि किसी ने उसे, जिसने गिरफ्तार किया और उसे 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया, फिर ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा थाना होता है वो पूरा का पूरा सस्पेंड हो जाता है। बहुत बड़ी आफत उस थाने पर आ सकती है। लेकिन आपको अपना अधिकार जानना होगा। ध्यान रहे, इसमें जो ट्रैवलिंग होती है वो ट्रैवलिंग इसमें शामिल नहीं है। ट्रैवलिंग को छोड़ करके 24 घंटे में पेश करना अनिवार्य है, यहां पर यह बात जरूर है। और ध्यान रखेंगे कि बिना न्यायिक आदेश के हिरासत में नहीं रखा जाता है। अगर आपको 24 घंटे से ज्यादा रखना है तो न्यायिक हिरासत ही मिलेगी उसके थ्रू, यानी कोर्ट कहेगा तब, मजिस्ट्रेट कहेगा तब, अन्यथा कोई नहीं रख सकता है। और गलत तरीके से किसी को रखा जाता है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो हमने यहां पर पॉइंट्स आपको बता दिए कि पहला तो गिरफ्तारी के समय पर डबल स्टार होगा, आपके लिए गिरफ्तारी के वारंट आएंगे, वहां पर साइन करना होगा, एक गवाही का साइन होता है, एक आपका साइन होगा, जो भी गिरफ्तार होता है उसका साइन होगा, और उसे 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये सारे कंडीशंस होते, और अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 22 में। भाई, तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 22 का एक क्या कहता है, जो कि हमने आपको बता दिया है। ये अब एग्जाम में आता है, कुछ प्रकार बताएंगे। तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे गिरफ्तारी के कारणों के अवगत कराना आवश्यक माना जाएगा, और बचाव के लिए वकील नियुक्त करना भी उसका एक अधिकार होगा। ये 22 का फर्स्ट कहता है। 22 का 2 क्या कहता है? कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसे क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में अगर रखना है तो केवल ये मजिस्ट्रेट के आदेश पर रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहां पर चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि हर एक आर्टिकल का पोस्टमार्टम करेंगे, इसीलिए सब आर्टिकल्स भी बताते चल रहे हैं। अनुच्छेद 22 का 3 क्या कहता है कि यह अनुच्छेद उप अनुच्छेद है, जो कि 2 मामलों में कहता है कि 1 और 2 के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश का है, अगर शत्रु है कोई देश, विदेशी है अगर उसका है, और या फिर निवारक नजरबंदी के में हिरासत में लिया गया है, अगर कोई उस पर ऐसा कानून लगा है जो आतंकवादियों पर लगता है, तो फिर उसे बताना ये आवश्यक नहीं होगा। वो अपनी मनपसंद का वकील भी नहीं कर सकता है, उसमें अधिकतम 3 महीने तक रख सकते हैं। लेकिन आप लोग आतंकवादी नहीं है, नॉर्मली आप लोगों के लिए 24 घंटे ही है। ये तो उन सब के लिए, जैसे संजय दत्त था, संजय दत्त के घर पर AK-47 पाई गई, अब उस पर एक्ट ही अलग लगेगा। उसे 3 महीने के लिए हिरासत में रखा गया, उसके बाद कोर्ट आदेश देगा, फिर से 3 महीने रख सकते हैं, तो वो अलग केस है। नॉर्मल केसेस में आपको गिरफ्तारी पर 24 घंटे के अंदर ही पेश करना अनिवार्य है कि भाई। 22 का 4 देखिएगा, यहां पर हम आपको बता चुके हैं कि 3 महीने से अधिक उसे हिरासत में नहीं रखा जाता है। अगर कोई भी उस पर ऐसा कोई बाफ्टा है, टाडा है, या फिर रासुका लगी है, वो आप एक्ट जानते होंगे, बहुत बार आपने फिल्मों में भी सुना होगा रासुका वगैरह, उस सब पर अगर है केस, तो फिर ये केस यहां पर लगता है। यहां पर देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं प्रिवेंशन डिटेंशन क्या है, कि अनुच्छेद 22 के तहत निवारक नजरबंदी के लिए प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को संभावित अपराध को रोकने के लिए, देखिए निवारक नजरबंदी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो बनाया गया, वो दरअसल इसलिए कि अगर अधिक वो हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो उसके बाद तो आप गिरफ्तार कर ही लेंगे, लेकिन क्राइम होने से नुकसान तो होता है, समाज का नुकसान होता है। इसीलिए उस नुकसान से बचाने के लिए अगर व्यक्ति पर शक है और उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, वो केवल इसमें लगेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन में। अगर कोई ऐसा है जिसमें कि आपका कोई आतंकवादी, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा ब्लास्ट करने वाला है, आतंकवादी एक्ट लगा करके उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने अधिकतम से रखा जा सकता है। ये पॉइंट हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य आपको बता चुके हैं वैसे तो, लेकिन उद्देश्य एक बार जानिएगा। इसका उद्देश्य है निवारक, यानी जो सुनिश्चित करना, और संभावित अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो संभावित है कि आगे चलकर के वो आपराधिक कृत्य करेगा, तो उसे रोकने का एक उपाय है ये। सलाहकार बोर्ड अगर है तो उसमें देखिएगा एक जज होना जरूरी है। इस बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कोई व्यक्ति शामिल होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, या फिर जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसी व्यक्ति को इसमें सलाहकार बोर्ड में शामिल किया जाता है, जो कि 3 महीने की हिरासत के बाद निर्णय लेता है कि आगे हिरासत में रखना है या नहीं रखना। ये पॉइंट हमारा। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, टाडा है, बहुत ही खतरनाक ये एक्ट हुआ करता था, टाडा। आपने टाडा का नाम सुना होगा,
और ये 1985 में आता है। और अगर कहें कि जो आपका रासुका है, नेशनल सिक्योरिटी अधिनियम 1980 में आता है। और ये देखिएगा पोटा आपने सुना होगा 2002 में आता है। और बहुत ही खतरनाक जो है वो हमारा इसमें ये पोटा रहा है, बहुत ही खतरनाक रहा है। और अगर देखें तो एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जो है ये भी आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो कि आपको रासुका के नाम से भी जाना जाता था, ये रासुका भी बहुत खतरनाक रही है। इसमें अधिकतम अगर कहें तो इंदिरा गांधी के समय से ये शुरुआत हो जाती है और उसी समय से ये सारे टाडा ये सब, अगर इनके तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर 24 घंटे का केस नहीं है, फिर उसको बताना भी जरूरी नहीं है क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो जेल में जाएंगे, ठोका पीटी होगी फिर वो। बाकी 3 महीने का टाइम है। आपको यहाँ सारे पॉइंट्स हम बता चुके हैं। वैसे अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इससे प्रश्न संबंधित क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा 19 आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? व्हाट इज आर्टिकल 19 रिलेटेड टू? धार्मिक स्वतंत्रता, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे लगता है बहुत ही आसान है, आप लोग बता सकते हैं। 19 में अभी आपने देखा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। दूसरा है हमारा अनुच्छेद 20 में क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है वो बताना है। 20 में दोहरे दंड का निषेध, यानी एक अपराध के लिए एक बार सजा, ऐसा है। यस। आत्म दोषारोपण के खिलाफ संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के संरक्षण दिया गया, गवाही देने के विरुद्ध संरक्षण दिया गया। यस। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया गया है क्या 20 में? पूर्ण व्यापी अपराधों के खिलाफ, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, अगर कोई ऐसा क्राइम आपने आज किया है और उसके लिए हमारे इस क्राइम में परसों को कोई नेक्स्ट डे अगर कोई कानून बनता है तो उसके आधार पर नहीं होगा, जो भी कानून उस समय पर होता है उसके आधार पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लगता है मुझे आराम से बता सकते हैं जीवन, और यहां पर हमारा तीसरा सही होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है अनुच्छेद 22 किस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 22 आप जानते हैं किस प्रकार की गारंटी देता है? तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, भाषण और व्यक्ति का अधिकार। तो आप आंसर पे दे पाएंगे इसमें हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 22, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का संरक्षण है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को के सामने पेश करना आवश्यक है 24 घंटे के भीतर, हमारा आर्टिकल 22 कहता है। अब अगला प्रश्न है जो कि आपको कमेंट करना है, कमेंट आप जरूर करिएगा। हमारा प्रश्न है अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? हाउ मेनी फ्रीडम्स आर ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19? 4, 5, 6, 7। जो भी आपको आंसर लगता है क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, आपको जो भी लगता है पढ़ा चुके हैं 4, 5, 6, 7, इसमें से जो भी आंसर है उसे कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का हम जरूर उसे रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन कमेंट कर रहा है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर यदि पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिए। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा होगा कि आपको डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में मिलता रहेगा और वीकली करंट अफेयर का पीडीएफ मिलता रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या लेक्चर होता है उसका लिंक भी आपको यही टेलीग्राम पर मिल जाता है। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।